नमस्कार, एग्ज़ाम क्रैक्स चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे उपन्यास की चौथी क्लास है। देखिए, रांगे राघव ने 3 कोटि के उपन्यासों की रचना की है, जो इस प्रकार हैं। रांगे राघव इम्पॉर्टेंट उपन्यासकार हैं। एक तरफ जीवनी परक उपन्यास है, दूसरी तरफ ग्रामीण और नगरीय यथार्थ के उपन्यास हैं। वर्ष है, देखिए पहला है देवकी का बेटा। इनका जीवनी परक उपन्यास है। देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, लोई का ताना, रत्ना की बात, भारती का सपूत, लखीमा की आंखें, जब आवेगी कालघटा, धूनी का धुआं। ये इनके जीवनी परक उपन्यास हैं। और दूसरा है जिसमें लखीमा की आंखें, लोई का ताना, रत्ना की बात, ये 2-4 इम्पॉर्टेंट हैं। दूसरा है ग्रामीण एवं नगरीय यथार्थ के वर्ष के उपन्यास। ये इम्पॉर्टेंट हैं। ये ग्रामीण नगरीय यथार्थ के वर्ष के उपन्यास, जो ग्रामीण और नगरीय यथार्थ के उपन्यास हैं। हुजू का समय 1951 है। उसके बाद दूसरा है सीधा साधा रास्ता, जो कि 1951 में लिखा गया। कब तक पुकारूं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कब तक पुकारूं 1957 में लिखा गया। राई और पर्वत 1958 में लिखा गया। छोटी सी बात 1959 में लिखा गया। पथ का पाप 1959 में लिखा गया। धरती मेरा घर 1960। आखिरी आवाज़ 1962, जिसमें हुजू, सीधा साधा रास्ता, कब तक पुकारूं और आखिरी आवाज़, धरती मेरा घर, ये कुछ इम्पॉर्टेंट उपन्यास है। रांगे राघव इम्पॉर्टेंट उपन्यासकार हैं, इसलिए इनका वर्ष सहित हमें अच्छे से याद करना है। तीसरा है ऐतिहासिक उपन्यास, जो कि BIMP यानी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये परीक्षाओं में आए भी हुए हैं। मुर्दे का टीला, प्रतिदान, चीवर, ये सब इम्पॉर्टेंट उपन्यास हैं। तो देखिए ऐतिहासिक उपन्यास, ये किसके उपन्यास हैं? रांगे राघव के। ये ऐतिहासिक उपन्यास हैं, जिसमें है मुर्दों का टीला, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कब लिखा गया? 1948 में। प्रतिदान लिखा गया 1950 में। चीवर 1951 में लिखा गया। अंधेरे की जुगनू 1953 में लिखा गया। पक्षी और आकाश 1957। राह न रुकी 1958। अब मुर्दों का टीला बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका वर्ड विषय भी देख लेते हैं, जो कि कब लिखा गया? 1948 में। इसका विषय वस्तु है मोहनजोदड़ो। वैसे भी स्पष्ट हो रहा है कि मुर्दों का टीला, तो जहाँ मुर्दों का टीला हो अर्थात मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सभ्यता की पृष्ठभूमि पर आधारित है। मुर्दों का टीला किसकी पृष्ठभूमि पर आधारित है? तो मोहनजोदड़ो की। कब लिखा गया? 1948 में। प्रतिदान कब लिखा गया? 1950, यानी कि मुर्दों के टीला के 2 वर्ष बाद 1950 में लिखा गया। इसमें इसकी विषय वस्तु क्या है, या किसके बारे में लिखा गया है, इसमें किसके बारे में बताया गया है? तो यह महाभारत युग के ब्राह्मण क्षत्रिय के संघर्ष का चित्रण है। तीसरा है चीवर, इम्पॉर्टेंट है। कब लिखा गया? 1951 में। इसका विषय वस्तु क्या है, यानी कि इस उपन्यास में लिखा किसके बारे में गया है? तो ये बताया गया है कि हर्षकाल के हरासमान भारतीय सामंतवाद का चित्रण इसमें किया गया है। उसके बाद है अंधेरे के जुगनू 1953 में लिखा गया। दास प्रथा को बचाए रखने के लिए कुलीन वर्ग के प्रयत्न का चित्रण किया गया है। अंधेरे के जुगनू में किसका चित्रण किया गया है? जो दास प्रथा को बचाए रखने के लिए कुलीन वर्ग के प्रयत्न का चित्रण किया गया। पक्षी और आकाश 1957 में है। राह न रुकी 1958। राह न रुकी का वर्ड विषय क्या है? तो महावीर स्वामी और बुद्ध युग के जागरण की कथा है। रांगे राघव का कब तक पुकार उपन्यास जयराम पेशा कर्नट जाति के जीवन यथार्थ से संबंधित है। ये भी पूछा जाता है कि कब तक पुकारूं उपन्यास किस पर आधारित है? तो ये जयराम पेशा कर्नट जाति के जीवन की वास्तविकता पर यह उपन्यास लिखा गया है। रांगे राघव का बहुत इम्पोर्टेंट उपन्यास भी है। उसके बाद रांगे राघव का विषाद मठ
अब विषाद मठ कब लिखा गया? 1946 में। बंगाल के अकाल पर आधारित है। विषाद मठ किस पर आधारित है? तो यह बंगाल के अकाल पर आधारित है। अमृतलाल नागर के उपन्यासों को रामविलास शर्मा ने क्या कहा है? तो क्या कहा है? हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा। यानी अमृतलाल नागर के उपन्यासों को रामविलास शर्मा ने हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है। अगर पूछा जाए कि अमृतलाल नागर के उपन्यासों को रामविलास ने क्या कहा है, रामविलास शर्मा ने, तो हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है। अब अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं, ये भी बहुत बड़े उपन्यासकार हैं, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इनके जितने उपन्यास हैं ये कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बार बार परीक्षाओं में आए हुए हैं, इसीलिए इनको वर्ण विषय सहित संसहित पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। चलिए, महाकाल 1947 में। महाकाल कब लिखा गया? 1947 में लिखा गया। और बांकेलाल 1955 में लिखा गया। बूंद और समुद्र 1956 में लिखा गया। लखनऊ शतरंज की मोहरें 1959 में लिखा गया। और शतरंज की मोहरें 1959 में लिखा गया। अवध के नवाब शतरंज के मोहरें 1959 में अवध के नवाबों के ह्रासकालीन जीवन का चित्रण किया गया है। सुहाग के नूपुर 1960 में लिखा गया। इसका वर्ण विषय है मध्यकालीन कुल वधुओं एवं नाहर वधुओं का चित्रण किया गया है। अमृत और विष बहुत इम्पोर्टेंट है। सुहाग के नूपुर है, शतरंज के मोहरे हैं। अमृत और विष 1966 में लिखा गया और इसका वर्ण विषय है भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनैतिक एवं सामाजिक चित्रण। इसमें भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनैतिक एवं सामाजिक चित्रण किया गया है। 7 घूंघट वाला मुखड़ा कब लिखा गया? 1968 में। और किसके बारे में लिखा गया है? तो ये मसरू बेगम के माध्यम से नारी के हृदय का चित्रण इसमें किया गया है। 7 घूंघट वाला मुखड़ा में मसरू बेगम के नारी हृदय का चित्रण किया गया है। एकदा नैमिषारण्य कब लिखा गया? 1972 में लिखा गया। इसमें इसका वर्ण विषय ये है कि इसमें आचार्य भार्गव, सोम आहुति, नैमिषांदोलन एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का चित्रण किया गया है। मानस का हंस बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार आया भी हुआ है। मानस का हंस कब लिखा गया? 1972 में लिखा गया। तुलसीदास की जीवनी एवं व्यक्तित्व पर आधारित है। नाचो बहुत गोपाल 1978 में लिखा गया। इसमें भंगी समाज का इतिहास एवं उसके वर्तमान जीवन की नारकीयता का गहरी संवेदनात्मक के साथ चित्रण किया गया है। खंजन नयन 1981 सूरदास के जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित है। बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 83, करवट 1985 में लिखा गया, जो कि लखनऊ के एक क्षत्रिय परिवार की 3 पीढ़ियों का इसमें चित्रण किया गया है। पीढ़ियाँ उपन्यास है जो कि 1990 में लिखा गया और ये वही करवट उपन्यास का अगला चरण है। जो करवट लिखा गया 1985 में लखनऊ के एक क्षत्रिय परिवार की 3 पीढ़ियों के बारे में जो लिखा गया, उसी का अगला चरण पीढ़ियाँ उपन्यास से 1990 में लिखा गया। तो इनके हम फिर से देख लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं महाकाल 1947, सेठ बांकेलाल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज की मोहरें 1959, सुहाग के नूपुर 1960, अमृत और विष 1966, 7 घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकदा नैमिषारण्य 1972, मानस का हंस 1972, नाचो बहुत गोपाल 1978, खंजन नयन 1981, बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985, पीढ़ियाँ 1990। चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी।
बहुत इम्पोर्टेंट उपन्यासकार हैं। हर क्षेत्र में इनके सब कुछ जो है इम्पोर्टेंट है। इनके निबंध भी इम्पोर्टेंट हैं, इनके उपन्यास भी इम्पोर्टेंट हैं। तो देख लीजिए, बाणभट्ट की आत्मकथा कब लिखा गया? 1946। और इसका आधार है बाणभट्ट, निपुणिका और न्यूनिया इसके पात्र हैं। इसके पात्र भी कई बार पूछे जा चुके हैं। तो बाणभट्ट की आत्मकथा के उपन्यासकार, बाणभट्ट की आत्मकथा कब लिखा गया? 1946 में लिखा गया। इनके पात्र हैं बाणभट्ट, निपुणिका और न्यूनिया। इनका विषय वस्तु क्या है? प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण किया गया है। चारुचंद्र लेख 1963, सातवाहन और चंद्रलेखा, इसमें दो पात्र हैं। चारुचंद्र लेख, चंद्रलेख लिखा है, एक पात्र ये हो गया इसको लेखा करके, और दूसरा पात्र हो गया राजा सातवाहन, जो कि 1963 में लिखा गया। कब लिखा गया? 12वीं 13वीं सदी की सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति का चित्रण इसमें किया गया है। पुनर्नवा कब लिखा गया? 1973 में। लोरिकायन एवं मृच्छकटिक इसके पात्र हैं, और इसका वर्ण विषय वर्ण व्यवस्था और नारी शोषण का चित्रण किया गया है। अनाम दास का पोथा 1976 में लिखा गया। छांदोग्य एवं बृहदारण्यक से के बारे में बताया गया है। औपनिषदिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण इसमें किया गया है। सनैया लाल ओझा ने महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की जो निम्नलिखित हैं। संपर्क और समर्पण है, मनुष्य का मूल है, मकड़ी का जाल है, सिंधु सीमांत है, सर्वनाम जो कि 1976 में लिखा गया, संभावी इम्पोर्टेंट है, 1983 में लिखा गया, कसौटी 2000 में लिखा गया। अब सर्वनाम का वर्ण विषय क्या है, मतलब किसके बारे में लिखा गया? तो बंगाल के नक्सलवाड़ी आंदोलन और आर्य अनार्य पर आधारित है सर्वनाम। हड़प्पा सभ्यता संभावी जो है 1983 में लिखा गया, और इसमें हड़प्पा सभ्यता एवं देव सभ्यता पर केंद्रित है। ये उपन्यास हड़प्पा सभ्यता और देव सभ्यता पर केंद्रित है। कृष्णचंद्र भिक्खु के उपन्यास है आदमी का बच्चा, कब लिखा गया? 1950 में। संक्रांति 1951 में। भंवरजाल 1954 में। नागफनी 1959। सोम देवता की घाटी, सोने का मृग 1960। महाश्रवण शुनि 1963। अस्तंगता, रेवती, लालढांग, मौत की सराय 1970। योग माया, एक और ययाति इम्पॉर्टेंट है 1976। रक्त यात्रा 78। दूरवा, चंदन वन की आग 1988 में लिखा गया। तथापि 1975, जिसमें आदमी का बच्चा, संक्रांति, भंवरजाल, नागफनी, सोम देवता की घाटी, महाश्रवण शुनि, योग माया, एक और ययाति, तथापि और दूरवा इम्पॉर्टेंट उपन्यास हैं। शिव प्रसाद मिश्र रुद्रकाशिकी ने निम्नलिखित 2 उपन्यासों की रचना की है। नंबर 1, केवल इनके 2 ही उपन्यास हैं। तो नंबर 1 बहती गंगा है, नंबर 2 सचितात है। बहती गंगा 1952 में लिखा गया। सचितात प्रयोगवादी शिल्प प्रधान उपन्यास है। सचितात कैसा उपन्यास है? प्रयोगवादी शिल्प प्रधान उपन्यासकार है। बहती गंगा 1952 काशी के जीवन और संस्कृति का जीवंत संवेदनात्मक चित्रण है। शिव प्रसाद सिंह के महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे गए हैं। ये इम्पॉर्टेंट उपन्यासकार हैं। इनका उपन्यास है अलग अलग बैतरणी, कब लिखा गया? 1967 में। गली आगे मुड़ती है 1974। नीला चांद शिव प्रसाद का है 1988। सैलूश नवासी, औरत 1993। मंजुषिमा 1990। कुहरे में युद्ध 1992। दिल्ली दूर है 1993। वैश्वानर 1996। तो इसमें इनके उपन्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है, कई बार आ चुके हैं। गली आगे मुड़ती है, नीला चांद, सैलूस, मंजूसिमा, कोहरे में युद्ध,
ये सब इम्पोर्टेंट है। इनके बड़े विषय हैं कि अलग अलग वैतरणी। आज़ादी के बाद पूर्वांचल के गांव की ज़िंदगी की नारकीयता का चित्रण किया गया। अलग अलग वैतरणी में आज़ादी के बाद जो पूर्वांचल के गांव थे उनके ज़िंदगी की नारकीयता का चित्रण किया गया है। गली आगे मुड़ती है 1974 में। इसमें युवा आक्रोश का काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर के संदर्भ में चित्रण किया गया है। नीला चांद 88 में लिखा गया, 1988। भारतीय इतिहास के मध्यकाल की काशी का चित्रण किया गया। सैलूस सैलूस 1989। विंध्य क्षेत्र के नटों की कबीलाई जीवन पर आधारित है। औरत 1993 में लिखा गया। नारी के शोषण, दमन और पीड़न पर आधारित है। मंजूषिमा 1990। लेखक की पुत्री मंजू के जीवन की करुण कथा है। कुहरे में युद्ध 1992 में लिखा गया। बुंदेलखंड में मुस्लिम आक्रांताओं की कथा है। दिल्ली दूर है 1993 में लिखा गया, जो कि हिंदू मुस्लिम के बीच टकराहट एवं समन्वय का चित्रण किया गया है। आनंद प्रकाश जैन के महत्वपूर्ण औपन्यासिक रचनाएं हैं। कौन कौन से हैं? जो इम्पोर्टेंट नहीं है हम उनको भी देख लेते हैं एक बार नज़र से, कहीं कभी आ जाएं तो जब देखे रहेंगे तो आसानी से हम उनको समझ लेंगे। तीसरा नेत्र 1957 में लिखा गया। कठपुतली के धागे 1959। अब कठपुतली के धागे का वर्ण विषय क्या है? अवध के नवाबों एवं उनकी नवाबी ठाठ का चित्रण है। कुणाल की आंखें, ये इम्पोर्टेंट है। कठपुतली के धागे। आठवां भवन कुणाल की आंखें 1967 में लिखा गया। अशोक, जो कि अशोककालीन इतिहास की वास्तविकता का चित्रण इसमें किया गया है। आठवां भवन 1969 में लिखा गया, जिसका वर्ण विषय है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक गोसाई परिवार की कथा है आठवां भवन में। और तांबे के पैसे 1971 में लिखा गया। इसके बाद है इकबाल बहादुर देवशरी ने मध्यकालीन इतिहास को अपने उपन्यासों का वर्ण विषय बनाया है। इनके उपन्यास निम्नलिखित है। नंबर 1 नालंदा, जो कि 1969 में लिखा गया। ओरछा की नर्तकी 1970। मस्तानी 1972। बेगम हजरत महल 1973। जाने आलम 1974। नवाबे मुल्क तानसेन 1978। गुलफाम मंजिल 1980। राजीव सक्सेना के निम्न उपन्यासों की रचना की है। कौन कौन से उपन्यास हैं इनके? पाणिपुत्र, शोमा, रामायणी। 2 ही हैं उपन्यास, दोनों महत्वपूर्ण हैं। पाणिपुत्री शोमा का प्रकाशन वर्ष 1972 है और इनकी विषय वस्तु आर्य और नारियों के संघर्ष का चित्रण है। रामायणी 2000। रामायणी सन 1857 की क्रांति पर आधारित है। नरेंद्र कोहली हिंदी उपन्यास के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। इनकी निम्न रचनाएं हैं। कौन कौन से? आतंक 1972। समकालीन जीवन में अपराधियों को संरक्षण देने वाले शासन तंत्र का चित्रण किया गया है। साथ सहा गया दुख कब लिखा गया? 1974 में। मध्यम वर्गीय शिक्षक नवदंपति के वाह एवं आंतरिक संघर्ष की कथा है। अभ्युदय शीर्षक से 2 खंड हैं। महासमर। अभ्युदय शीर्षक में 2 खंड हैं। दीक्षा, अवसर और संघर्ष की ओर युद्ध। महासमर नरेंद्र कोहली का एक उपन्यास है ये महासमर। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके कितने खंड हैं? 8। कभी कभी खंड भी पूछ लिया जाता है। और अभ्युदय में कितने खंड हैं? 2। और ये दोनों नरेंद्र कोहली के उपन्यास हैं। तो इनके महासमर में जो 8 खंड हैं उनको भी देख लेते हैं। बंधन है, जो कि 1988 में। अंतराल 1995 में लिखा गया। अधिकार 1990 में लिखा गया। प्रच्छन्न 1997 में। कर्म 1991 में। प्रत्यक्ष 1998 में। धर्म 93 में। निर्बंध 2000 में लिखा गया। अभिज्ञान कब लिखा गया? 1981 में। किसके बारे में? कृष्ण सुदामा की मित्रता का नया संदर्भ इसमें दिया गया है।
तोड़ो कारा तोड़ो, वेरी इम्पॉर्टेंट है। कब लिखा गया? 1992 में। और ये किस पर आधारित है? विवेकानंद की जीवनी पर आधारित है। इसके कितने भाग हैं? 2। कब लिखा गया? पहला भाग 92 में और दूसरा भाग 1993 में। दोनों विवेकानंद की जीवनी पर आधारित है। नरेंद्र कोहली ने अभ्युदय में राम कथा को तथा महासमर में महाभारत की कथा को नए संदर्भ में प्रस्तुत किया है। अभी मान लीजिए पूछ लिया जाए कि अभ्युदय में किसके बारे में लिखा गया है, तो राम के बारे में। महासमर में महाभारत की कथा है और अभ्युदय में राम कथा है। वीरेंद्र कुमार जैन ने अनुत्तर योगी की रचना 4 खंडों में की है, जो क्रमशः 1974 प्रथम भाग, 1975 द्वितीय भाग, 1978 तृतीय भाग, 1981 चतुर्थ भाग में प्रकाशित हुआ है। वीरेंद्र कुमार जैन कृत अनुत्तर योगी महावीर स्वामी के जीवन एवं उनके सांस्कृतिक आध्यात्मिक अवदान पर केंद्रित है। शरद पगारी इम्पॉर्टेंट उपन्यासकार हैं। गुलारा बेगम, गंधर्व सेन, बेगम जैनावादी। अब गुलारा बेगम कब लिखा गया? 1984 में। गंधर्व सेन 1987 में। बेगम जैनावादी 1996 में। इनका बड़ा विषय क्या है? शहजादा खुर्रम और गुलारा बेगम की प्रेम कथा का चित्रण किया गया। यानी गुलारा बेगम 1984 में लिखा गया और इसमें शहजादा खुर्रम और गुलारा बेगम की प्रेम कथा का चित्रण है। गंधर्व सेन 1987 में लिखा गया और इसमें उज्जैनी नरेश गंधर्व सेन के रोमांस और शौर्य का चित्रण है। बेगम जैनावादी 1996 में लिखा गया। नृत्यांगना जैनावादी और मुगल बादशाह औरंगजेब की प्रेम कथा का चित्रण। यानी गुलारा बेगम में शहजादा खुर्रम का और गुलारा बेगम की प्रेम कथा का चित्रण है। और बेगम जैनावादी में जैनावादी एक गणिका थी, नृत्यांगना थी। उनका मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ प्रेम कथा का चित्रण है। अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास एवं उपन्यासकार निम्नलिखित हैं। रघुवीर शरण मिश्र का है आग और पानी, ढाल और तलवार, ओस के आंसू, पहली हार, उजला कफन, राख की दुल्हन, कांपती आवाज, दिन रोया रात हंसी, तप का तेज रूप के जाले, प्यास और शोले, सोने की राख, बलिदान, रंग बिरंगे चेहरे, ये इम्पोर्टेंट है। सदा सदा के प्रश्न। प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा बेकली का मजार, इम्पोर्टेंट है। प्रताप नारायण मिश्र का है बेकली का मजार। कब लिखा गया? 1957 में। शिवसागर मिश्र एक राज तिलक, दूसरा मगध की जय। तो राज तिलक कब लिखा? 1961 में। मगध की जय 1962 में। मनु शर्मा के उपन्यास है द्रौपदी की आत्मकथा, द्रोण की आत्मकथा, कर्ण की आत्मकथा, अभिशप्त कथा, शिवाजी का आशीर्वाद, कृष्ण की आत्मकथा और गांधारी की आत्मकथा। रामकुमार भ्रमर का ये इम्पोर्टेंट उपन्यास है फौलाद का आदमी 1969, कांच का घर 71। यानी रामकुमार भ्रमर के 2 उपन्यास हैं, फौलाद का आदमी और कांच का घर। तो फौलाद का आदमी 1969 में लिखा गया, कांच का घर 1971 में लिखा गया। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है महाकवि कालिदास की आत्मकथा, इम्पॉर्टेंट है। कब लिखा? 1987 में। आनंद शर्मा इतिहास की अनूपुर, रश कपूर, एक और भीष्म, नरवद, सुप्यारदे, अमृतपुत्र। आनंद शर्मा का है अमृतपुत्र 2006। बच्चन सिंह ने सूतो असूत पुत्रों, पांचाली, इम्पॉर्टेंट है ये दोनों ठीक है, दोनों देख लेना, लेकिन पांचाली। मायानंद प्रथम शैलपुत्री चा मंत्रपुत्र पुरोहित। फणीश्वर नाथ रेणु बहुत वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। फणीश्वर नाथ रेणु ने में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक उपन्यास का जन्मदाता भी कहा। अभी मान लीजिए पूछ लिया जाए कि आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता कौन है, तो कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन रचना क्रम में प्रथम आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नांकित हैं। नागार्जुन अगर रचना के क्रम से देखा जाए तो इन्होंने रचना पहले की है।
रचना के क्रम से अगर पूछ लिया जाए कि कौन जो है प्रथम आंचलिक ये तो जन्मदाता आंचलिक उपन्यास के, लेकिन रचना के क्रम में प्रथम आंचलिक उपन्यासकार अगर पूछा जाए तो कौन माना जाएगा? नागार्जुन। नागार्जुन के जितने भी उपन्यास हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। रति की चाची 48, रति की चाची का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1948। बलचनामा 1952, नई पौध 1953, बाबा बटेश्वर नाथ 1954, वरुण के बेटे 1957, दुखमोचन 57, उग्रतारा 1963, हीरक जयंती 1961, जमनिया का बाबा 1968, इमरतिया 68, पारो 1975, गरीब दास 1979। अब इसका वर्ण विषय देख लेते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट उपन्यासकार हैं तो इनके बारे में सब कुछ जानना जरूरी है, प्रकाशन वर्ष भी और विषय वस्तु भी। तो रतिनाथ की चाची का प्रकाशन वर्ष 48 है और ये मिथिला अंचल के सामाजिक जीवन के अंतर्विरोध और नारी शोषण की समस्या का चित्रण किया गया है। मिथिला अंचल के सामाजिक जीवन के अंतर्विरोध और नारी शोषण की समस्या का चित्रण। बलचनामा कब लिखा गया? 1952 में। नायक बलचनमा का अन्याय एवं अत्याचार के विरोध संघर्ष है। नई पौध 1953 में लिखा गया। इसमें असंगत विवाह एवं जर्जर सामाजिक मान्यताओं का विरोध किया गया है। बाबा बटेश्वर नाथ 1954, बरगद के वृक्ष को बचाने के लिए किसानों का संघर्ष है। बाबा बटेश्वर नाथ में वृक्ष को बचाने के लिए किसानों का संघर्ष है। वरुणा के बेटे 1957 में लिखा गया। मिथिला के मछुआरों के संघर्ष की कथा है। वरुणा के बेटे, वरुण माने जल भी होता है। मिथिला के मछुआरों के संघर्ष की कथा है। दुखमोचन 1957 ग्रामीणों पर आधुनिक सभ्यता का चित्रण है। उग्रतारा 1963, इसका वर्ण विषय उगनी और कामेश्वर की प्रेम कथा का चित्रण। हीरक जयंती 1961 में लिखा गया। समकालीन शासक वर्ग के नेताओं की चरित्रहीनता का चित्रण है। हीरक जयंती 1961। जमनिया बाबा 68, इमरतिया 68, इमरतिया में समाज के बगुला भक्तों का पर्दाफाश किया गया है। पारो 1975, बाल विवाह की कुरीति एवं युवती की दारुण कथा है। गरीब दास 1979, स्वतंत्र भारत के ग्रामीण जीवन के सामाजिक आर्थिक अंतर्विरोध का चित्रण किया गया है। नागार्जुन ने पारों की रचना मूलतः 1946 ईस्वी में मैथिली भाषा में की गई। मान लीजिए पूछा जाए कि पारों की रचना की भाषा क्या है, तो मैथिली भाषा है। और कब किया गया? 1946 में। और ये हिंदी में से कब रूपांतरित किया गया? तो 1975 में। देवेंद्र सत्यार्थी, ये भी इम्पोर्टेंट उपन्यासकार हैं। तो इनका उपन्यास है रथ के पहिए। रथ के पहिए कब लिखा गया? 1953 में। ये इसकी विषय वस्तु क्या है? मध्य प्रदेश के गोंड जातियों का यथार्थ चित्रण है। कठपुतली 1954, इसमें नाटक और रंगमंच से जुड़े कलाकारों की साधना का चित्रण है। ब्रह्मपुत्र 1956, ब्रह्मपुत्र के माजुली द्वीप और दिशांग मुख के निवासियों की संघर्ष कथा है। दूध गाछ में संगीत और संगीतकार के जीवन संघर्ष का चित्रण है। कथा कहो उर्वशी 1961, मूर्तिकार की संवेदना और साधना का अंकन है। तेरी कसम सतलुज 1988। सत्यार्थी के 3 उपन्यास कठपुतली, दूधगाछ, कथा कहो उर्वशी कला जगत को समर्पित है। देखिए, मान लीजिए पूछा जाए कि सत्यार्थी के का कौन सा उपन्यास है जो कला जगत को समर्पित है, तो कठपुतली है, दूधगाछ है, कथा कहो उर्वशी। फणीश्वर नाथ रेणु वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो इनका मैला आँच, ये भी आंचलिक उपन्यास है। अभी हम लोगों ने पढ़ा भी कि ये आंचलिक उपन्यास की जन्मदाता हैं। मैलाचल कब लिखा गया? 1954 में।
पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा लिखी गई है मैलांचल में। यानी कि मैलांचल का कथ्य क्या है? पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा। परती कथा 1957 में लिखा गया। पूर्णिया जिले के परानपुर गांव की कथा है। दीर्घतपा 1963 भ्रष्ट व्यवस्था के बीच एक ईमानदार व्यक्ति के संघर्ष की कहानी है। जुलूस 1965 में लिखा गया, जो कि पूर्वी पाकिस्तान से आए पूर्णिया जिले में शरणार्थियों की समस्या का चित्रण है। कितने चौराहे 1966 बालक और मनमोहन को केंद्र में रखकर स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण है। पलटू बाबू रोड 1979 में पूर्णिया जिले के एक बंगाली परिवार के चारित्रिक पतन की कहानी है। राम रतन राय अपूर्ण उपन्यास है, इसमें जितने भी उपन्यास हैं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और कई बार परीक्षाओं में आए हुए हैं। श्री लाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से 2011 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। मान लीजिए पूछा जाए कि 2011 में संयुक्त रूप से किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो श्री लाल शुक्ल और अमरकांत को। बलभद्र ठाकुर के महत्वपूर्ण उपन्यास है मुक्तावली 1959 में लिखा गया। नेपाल की ओ बेटी 1959, देवताओं का देश 60, घने और बने 1961, लहरों की छाती पर 1962। मुक्तावली 1959 का कथ्य है मणिपुर अंचल के जनजीवन की समाज एवं संस्कृति का सजीव चित्रण है। नेपाल की ओ बेटी 1959 नेपाल की डुटियाल जाति का चित्रण है। इसमें देवताओं के देश में 1960 में लिखा गया। इसमें कुल्लू अंचल के पर्वतीय सौंदर्य और संघर्षपूर्ण जीवन का चित्रण है। घने और बने 1961, लहरों की छाती पर 1962, अंडमान निकोबार द्वीप के जनजीवन की स्थिति का चित्रण किया गया है। शैलेश मटियानी एक आंचलिक उपन्यास कवि। मान लीजिए पूछा जाए कि शैलेश मटियानी कैसे उपन्यासकार हैं, तो एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। गोपाल राय के अनुसार मटियानी मुख्यतः दलित विमर्श के उपन्यासकार हैं, जिसमें नारी और दलित वर्ग की मुख्य भूमिका है। शैलेश मटियानी का औपन्यासिक संसार विस्तृत है, जो इस प्रकार है। बोराबरी के बोरी बंदर और कबूतर खाना, बम्बई के बोराबली से बोरी बंदर तक 1959 में लिखा गया और कबूतर खाना 1959, दोनों 1959 में लिखे हैं। इनका वर्ड विषय है बम्बई के भागदौड़ एवं आधुनिक यांत्रिक जीवन का चित्रण है। कबूतर खाना 1959 बम्बई के भूलेश्वर मोहल्ले में रहने वाले मध्यम वर्गीय जनों का चित्रण है। चलिए बस आज इतना ही, इसके आगे फिर पढ़ाएंगे। हम पहले इसको सीरियल से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम 100-200 प्रश्न करते रहेंगे। धन्यवाद।